हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग आते जाओ। रीना जोशी, कनक, रीना, नेहा कश्यप, कनक, ठीक है, चलो ठीक है, टाइम पर हम लोग आ गए हैं। सभी लोगों को बुला के ले आओ कि लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, साथ साथ में मेंस का एक क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आंसर राइटिंग कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको देखते जाना है, और साथ साथ में जितने भी बच्चे आते जा रहे हैं साथ साथ में लाइक करते जाओ, ठीक है। तो अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव एक टीम है जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित है। यहां पर एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे का क्लास बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि उसमें फैक्चुअल चीजें हैं, उसमें फैक्चुअल चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अक्सर बच्चों को टाइमिंग को लेकर दिक्कत होती है कि किस एजुकेटर की टाइमिंग कब है। तो मैं आपको बता देता हूं, सुनील सर की टाइमिंग 9 बजे है, 2 बजे है। चंचल कुमार शर्मा सर की टाइमिंग 1 बजे और 3 बजे है। मेरी टाइमिंग तो आप जानते हो, 7 बजे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ 9 बजे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करवाता हूं। इसके साथ साथ मधुकर कोटवे सर आपको 4 बजे और 8 बजे पढ़ाते हैं। एसके शर्मा सर आपको 10 बजे और 12 बजे आपको पढ़ाते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके आपको प्लस कोर्स देखने को मिल जाएंगे, और उनके प्लस कोर्स देखने के बाद आपको रियलाइज होगा वाकई में कि कितने अच्छे कोर्स हैं जो कि जितने पूछे जाते हैं सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सेवा परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से बनाए गए हैं प्लस। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो किसी एक एजुकेटर का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे, आपको सारे के सारे जो एजुकेटर हैं उनका सब्सक्रिप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। यहां पर बच्चों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। जैसे यहां पर 1 महीने का भी कोर्स मिलेगा, जो कि कुछ पोर्शन छूटा हुआ है उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 महीने का कोर्स अच्छा है। इसके साथ साथ 3 महीने का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रिवीजन के दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ 6 महीने का कोर्स, यानी कि आपातकालीन स्थिति में अगर आप लेना चाहते हैं, आपातकालीन स्थिति में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का भी मिल जाएगा और 2 साल का भी मिल जाएगा। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाला काम नहीं है। आपको 1 साल का कोर्स लेना चाहिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो आपके लिए 1 साल का कोर्स है वो अच्छा है। वरना मैं कहूंगा कि 2 साल का कोर्स आप लो, 1 साल आप अच्छे से तैयारी करो, है ना, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा खुद 1.5 साल की जो है वो लेती है टाइमिंग, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार परीक्षा में, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर जो फीस है, 1 साल की फीस की मैं बात कर रहा हूं, इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। यानी कि 35,000 रुपए यहां पर फीस है, लेकिन 35,000 रुपए भी आपको पे नहीं करनी है। यहां पर अगर आप बीएस लाइव कोड को यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी फीस होगी वो और भी कम हो जाएगी, 31,500 आपको पे करना होगा सिर्फ। इसके बाद हम 2 साल की फीस की बात करते हैं, तो 2 साल की फीस यहां पर 56,000 रुपए है, लेकिन 56,000 रुपए आपको पे नहीं करना है, मात्र आपको 50,400 पे करना है बीएस लाइव कोड को। इस कोड को आपको भूलना नहीं है। बीएस लाइव कोड जब भी आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। विशेषता क्या है प्लस कोर्स की? यहां पर 30 घंटे की लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और खुशी की बात है कि आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको यहां पर पढ़ाएंगे, और हर महीने यहां पर क्या है, नया कोर्स लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और बताता हूं मैं आपको कि यहां पर ऐसी महिलाएं जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली नहीं जा सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी क्या है, प्लस कोर्स के माध्यम से कर सकती हैं तैयारी। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो भारी भरकम फीस जमा नहीं कर सकते, वो भी प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 2,333 पर मंथ का कोर्स लेकर। और इसी के साथ साथ क्या है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो दिल्ली है वो अत्यंत संवेदनशील हो चुका है, तो आप घर पर बैठकर स्वच्छ वातावरण में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हो गई। जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके लिए खुली आएगी। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जो भी आपको लेना है उस पर कंटिन्यू करना है।
और इसके बाद आपकी जो फीस बताएगा वो 35,000 रुपये फीस बताएगा 1 साल की। लेकिन टेंशन मत लेना, BS लाइव कोड को यूज करना। जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, तो यहां पर आपकी जो वो है फीस 31,500 हो जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट कर देना, आपका जो है कोर्स सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा, आंसर राइटिंग भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, स्ट्रेटजी भी मिलेगी, एनसीईआरटी की समरी भी मिलेगी। सब कुछ आपको डिटेल में सब कुछ मिलने वाला है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारी सब बात हो गई है। देखो, PDF मैं आपको सेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो आज भी मेरी तबीयत खराब है। ठीक है ना, तो मैं आज तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर सारी जो मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है, सारी की सारी जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोग आते जाओ। फीस जमा करने में दिक्कत क्या आ रही है धर्मपाल? क्या जमा करने में दिक्कत आ रही है? फीस जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको PDF नहीं मिली है, तो मैं पूरी PDF है अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उस PDF को पूरा मर्ज कर आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूं, मेंस परीक्षा से संबंधित प्रश्न लेके आया हूं, तो आपको उसको सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा। साथ साथ में लाइक करते जाओ और लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। हाँ, सारी एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएंगी आपको, साथ साथ में लाइक करते जाओ। आज का हमारा टारगेट 500 है, 500 देखते हैं पार कर पाएगा। ठीक है, तो हम आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करने वाले थे, हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आराम आराम से बात करेंगे। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें हैं। आपको फॉन्ट सही नजर आ रहे हैं ना? फॉन्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्रमशः 5 भागों में बटी हुई थी। अब ये कौन कौन से 5 भाग हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कुल को क्या बोला जाता है, विश्व को क्या बोला जाता है, ग्राम को क्या बोला जाता है, जन को क्या बोला जाता है और राष्ट्र को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, तो 5 भागों में बटी हुई थी, जिसमें राष्ट्र था, राष्ट्र को देश के नाम से हम लोग जान रहे थे। विश्व था, इसको हम गोत्र के नाम से जान रहे थे। कुल को हम परिवार के नाम से जान रहे थे और ग्राम को हम गांव के नाम से जान रहे थे और जन को हम लोगों के नाम से जान रहे थे। ये हमारी प्रशासनिक इकाई हो गई है। इसके साथ साथ जो दूसरी विशेषता थी, दूसरी विशेषता ये थी, वैदिक आर्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, हवा, वर्षा, बिजली। उनका मुख्य पेशा पशुपालन था। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो आर्य लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भी प्रकृति की पूजा करते थे। इसके पीछे रीजन ये था कि वो समझते थे कि वायु के पीछे, अग्नि के पीछे, बारिश के पीछे कोई ना कोई जो एक पर्टिकुलर देवता है वो उनका हाथ है। ठीक है ना, अगर हम उनको खुश रखेंगे तो टाइम पर क्या है, बारिश हो जाएगी, टाइम पर क्या है, सब चीजें उपलब्ध हमें हो जाएंगी। इसीलिए वो प्राकृतिक चीजों पर विशेष ध्यान दिया करते थे और भगवान के स्वरूप में उसको मानते थे। समझ में आ गया? थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। राजा जनजातियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था, यानी कि राजाओं का उसमें विशेष भूमिका थी। तो राजा का मुख्य दायित्व था कि जनजातियों की वो सुरक्षा करे। समझ में आया? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ वेदांत की रचना उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है ना, वेदांग की रचना बात कर रहे हैं हम, वेदों की बात नहीं कर रहे, हम वेदांग की बात कर रहे हैं। तो वेदांग की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल जो आया था उसके दौरान हुई थी। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग थे। कितने थे? 6 वेदांग थे। 6 वेदांग थे। समझ में आ गया? 6 वेदांग थे। ये वेदों से भिन्न थे।
ये वेदों से भिन्न थे। थोड़ा बड़ा करना है इसको। पीडीएफ के लिए माफी चाहते हैं, रिफ्रेश करो और इसको फुल क्वालिटी में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। फुल क्वालिटी में देखो, फुल क्वालिटी में आप देखोगे तो सभी को सही नजर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वेदांग की हम बात कर रहे हैं, हम वेदों की बात नहीं कर रहे हैं, वेदांग की बात कर रहे हैं। और वेदांग का जो निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। शिक्षा को स्वर विज्ञान, कल्प को अनुष्ठान, व्याकरण को व्याकरण, निरुक्त को शब्द शास्त्र और छंद को छंद और ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। यानी कि शिक्षा जो वेदांग है उसको स्वर विज्ञान के रूप में जाना जाता था। कल्प को हम अनुष्ठान के रूप में जान रहे थे, इसमें अनुष्ठानिक गतिविधियां थी वो सम्मिलित थी। व्याकरण में जो भाषा है उसकी व्याकरणबद्ध कर दिया गया था। और निरुक्त को क्या बोल रहे थे हम, शब्द शास्त्र, यानी शब्दों की एक माला थी। छंद में तो छंद थे और ज्योतिष, वेदांत में ज्योतिष थे। यह आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी, उपवेद की रचना वेदांगों के बाद हुई। उपवेदों की रचना वेदांगों के बाद हुई, ठीक है ना। वेदांग के बाद उपवेदों की रचना हुई। 4 उपवेद माने जाते हैं, ठीक है। यह जानकारी आपको कोई और नहीं देगा, है ना। पहले वेदों की हुई, उसके बाद वेदांगों की हुई, उसके बाद उपवेदों की हुई। अब उपवेद कौन कौन से हैं? 4 उपवेद हम लोग जानते हैं। कौन कौन से हैं उपवेद, देखते हैं। तो एक है आयुर्वेद, ठीक है, ये ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेद जो है वो औषधि से संबंधित है, इनको हम उपवेद के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक है धनुर्वेद, ये तीरंदाजी से संबंधित है। तीर अंदाजी इसमें सिखाई जाती है और इसका संबंध जो है यजुर्वेद से है। इसका बाद आता है गंधर्व वेद, ये संगीत से संबंधित है और ये सामवेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है शिल्प वेद, ये शिल्पकारी से संबंधित है और ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। देखो ऐसा है कि इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपके लिए कि बताओ आयुर्वेद किससे संबंधित है। आयुर्वेद का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं आसानी से, सभी लोग बता दोगे। आयुर्वेद औषधि से संबंधित है। धनुर्वेद ये भी आप बता दोगे, तीर अंदाजी से संबंधित है, तो इस पर प्रश्न नहीं पूछेगा। गंधर्व वेद ये पूछ लेगा, गंधर्व वेद किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन गंधर्व वेद है, थोड़ा सा ये टिपिकल आपको पड़ जाएगा। एक चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो उपवेद हैं वो किस वेद से संबंधित है, तो इसको भी आप याद कर लेना। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्प वेद अथर्ववेद से संबंधित है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा मुश्किल वाला काम नहीं है। आज पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुराण का अर्थ पुराना, पुराण का अर्थ होता है पुराना, इनकी संख्या 18 है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण का अर्थ होता है पुराना और इनकी संख्या होती है 18, ठीक है। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पूरे विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है ना। पहली अष्टाध्यायी जो है उन्होंने अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा ये लिखी थी, पाणिनि के द्वारा। और ये किसकी पुस्तक है, ये व्याकरण की पुस्तक है, पूरे विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक है। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि पाणिनि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो यह है अष्टाध्यायी। और आप ये भी याद रखना कि व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक ये है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। रामायण और महाभारत 2 भारतीय महाकाव्य हैं। दर्शन वेदों के सहायक निबंध हैं। भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, ठीक है। दर्शन वेदों के सहायक निबंध हैं। भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। दर्शन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से दर्शन हैं, और ये टेबल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दर्शन जो है वेदों से संबंधित हैं, वेदों में जो विचार लिखे गए हैं उनसे संबंधित हैं दर्शन, ठीक है। और इनको षड दर्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कि षड दर्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं।
मैं आपको बता देता हूं, इस टेबल में से प्रत्येक पैसे प्रश्न बना हुआ है, प्रत्येक में से प्रश्न बना हुआ है कि बताओ न्याय दर्शन जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो अक्षपद गौतम जो है उसने न्याय दर्शन लिखा था, ठीक है। वैशेषिक दर्शन है, ये महर्षि कणाद ने लिखा था। सांख्य दर्शन है, ये कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ योग दर्शन है, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पूर्व मीमांसा है, ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। उत्तर मीमांसा है, ये बदररायण ऋषि के द्वारा लिखा गया था। यानी कि इसमें वेदों की व्याख्या की गई है, ठीक है ना, कि वेदों की अलग अलग व्याख्या इसमें की गई है। इसको हम षड दर्शन कहते हैं और इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहां पर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में हर एक पॉइंट पर प्रश्न बना हुआ आएगा, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आप फिलॉसफी ऑप्शन के रूप में लेते हो तो आपको न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा, वैशेषिक दर्शन पढ़ना पड़ेगा, सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके बाद अरविंदो के बाद क्या है, कुछ एक दो और बचते हैं, और इसके बाद आपको वेस्टर्न फिलोसफर हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा दर्शन शास्त्र होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एक काम करो, सभी है जो हाई क्वालिटी में देखो, हाई क्वालिटी में देखो, अपने मोबाइल की हाई क्वालिटी में देखो, आपकी हाई क्वालिटी में देखो। 3 दिन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 3 दिन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाई क्वालिटी में देखो, हाई क्वालिटी में देखो आप, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाई क्वालिटी में देखो, दिख जाएगा। कल से प्रयास करूंगा कि जूम करके लेके आऊं, ठीक है। शाब्दिक रूप से स्मृति का अर्थ होता है स्मरण। सभी स्मृतियों की रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी, ठीक है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं वो स्मृति की बात कर रहे हैं। स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, और सभी स्मृतियां हैं वो गुप्त काल के दौरान हुई थी। आपको पता है गुप्त काल के दौरान जो संस्कृत का स्वर्णिम युग माना जाता है, और गुप्त काल के टाइम पर बहुत सारी स्मृतियों का रचना हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल, देवता और उनका संबंध, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के देवता और उनका संबंध, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। चलो ठीक है। अब देखो, इसमें से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे और उनका संबंध किससे था। प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, तो एक एक कर हम देख लेंगे कि यहां पर हमारे देवता हैं और यहां पर हमारा संबंध है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, ये है हमारा पूषण, ठीक है। ये माने जाते हैं किसके, जानवरों के देवता। आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक आप बना लो, है ना। जैसे भूषण है, उसको क्या है, जानवर पसंद है, तो आप ये ट्रिक बना लो, इसके हिसाब से आपको क्या है, याद रहेगा कि भाई भूषण, पूषण, इसका मतलब भूषण को जानवर पसंद थे, तो आपको याद हो जाएगा कि भाई वो जानवरों के देवता थे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ करवाने का काम करते थे। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो अग्नि देवता है उसके माध्यम से क्या है, मनुष्य और देवता के बीच में संबंध स्थापित होता है। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो हम यज्ञ करते हैं, या फिर हम जो कंडे में जो आग लेते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हमारा विश्वास ये होता है कि एक तरह से हमारी जो अर्चना है वो कहां तक जा रही है, वो भगवान तक जा रही है, ठीक है। अग्नि जो काम करती है वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऊषा। ऊषा किससे संबंधित थी, ऊषा जो देवता था वो किससे संबंधित था, ठीक है। ये प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। ऊषा थे वो प्रगति और उत्थान के देवता थे। आपको याद करना है कि ऊषा जो देवी है, मतलब ऊषा कोई भी आप कोई भी ऐसा कोई कैरेक्टर हो, ऊषा वो बहुत क्या है, फास्ट दौड़ती हो, तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो कि ऊषा जो है वो क्या है, बहुत फास्ट दौड़ती है। जैसे ही आपको ये याद आएगा तो आप लगा दोगे क्लिक करके आंसर कि प्रगति एवं उत्थान के देवता थे, ठीक है। इसके बाद वरुण की हम लोग बात करते हैं।
वरुण की हम बात करते हैं तो विश्व के ये नियामक एवं शासक थे, यानी कि विश्व को एक तरह से रेगुलेट ये किया करते थे। वरुण जो थे वो विश्व को रेगुलेट करने का काम किया करते थे। जैसे कि आज आप देखते हो कि हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे सेबी है, वो क्या है, शेयर मार्केट को वो रेगुलेट करती है। ऐसे ही हमारी आरबीआई है जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। उसी प्रकार से वरुण थे वो विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में जाने जाते थे। मरुत की हम लोग बात करते हैं, मरुत देवता, तो आप सभी लोग समझ जाओगे ये आंधी और तूफान के देवता कहे जाते हैं। ये आंधी और तूफान, ये आंधी और क्या है, तूफान के देवता समझे जाते हैं। ठीक है, ये भी इसमें समस्या नहीं आएगी। कोई भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हो। ट्रिक बनाकर आप याद करोगे तो आपको क्या है, जल्दी याद होगा, वरना समझ के याद करोगे तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं होगा। एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री में थोड़ा आपको क्या है, याद करना ही पड़ता है। समझ में आया? मैं तो ये बताता हूं कि पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो याद करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो दयो देवता है वो किसके देवता हैं, वो आकाश के देवता हैं और ये सबसे प्राचीन देवता हैं। ठीक है, दयो देवता सबसे प्राचीन देवता है और ये आकाश के देवता हैं। ये भी आपको क्या है, याद रखना पड़ेगा। इंद्र जो है ये युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं। कल मैंने सभी बच्चों से पूछा था कि बताओ इंद्र किसके देवता हैं, तो अक्सर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सही आंसर दिया था कि युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं। इसके बाद हम सोम की बात करते हैं, तो सोम जो है वो वनस्पति के देवता थे। सोम से आपको सोमरस के बारे में याद आ रहा होगा, है ना, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वनस्पति के देवता थे। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सोमरस वनस्पति से निकाला जाता है, इसलिए क्या है, सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अश्वनी देवता किससे संबंधित हैं, ये विपत्तियों को दूर करने वाले देवता हैं। ठीक है ना, अश्विनी जो है वो किसके हैं, विपत्ति आपके पास आती है तो अश्विन जो है, अश्विन कोई खिलाड़ी विलाड़ी हो सकता है, तो जब भी इंडिया पर क्या है कोई भी विपत्ति आती है तो अश्विन जो है वो इंडिया को जिताकर ले जाता है। तो कुछ भी ट्रिक बनाकर आप जो है याद कर सकते हो, इससे आपको याद रहेगा। विष्णु जो है वो विश्व के पालनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आसानी से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या है, इन देवताओं के नाम याद करने हैं, इन देवताओं के नाम याद करने हैं और इनका संबंध किससे है, तो वो आपको क्या है, याद करना है। यूपीएससी चालाक इंसान है। यूपीएससी आपसे क्या है, मैचिंग में पूछ लेगा। यहां पर आपको देवताओं के नाम दे देगा और यहां पर उनके संबंध आपको दे देगा, तो भाई मैच करो आप। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस वाला है वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ वरुण जो है उसका संबंध किससे है। ठीक है ना, इस तरह से ये टेबल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ साथ में लाइक करते चलो और शेयर करते चलो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। इसके बाद कुछ नदियां हैं, नदियों के नाम भी जो है पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी को किस नाम से हम लोग जानते थे वैदिक काल में। ठीक है, तो ये भी आपका याद करने वाली चीज है। मैंने आपको ज्योग्राफी के चैनल, ज्योग्राफी का जब लेक्चर लिया था तब भी मैंने आपको समझाया था। एक एक कर हम लोग बात कर लेते हैं। झेलम आज के समय में जिसको हम झेलम के नाम से जानते हैं, इसे वितिस्ता के नाम से हम लोग जानते थे। तो जो WWF का जो बटिस्टा होता है ना, वो एक तरह से क्या है, झेलम नदी में नहाता है ना, झेलम नदी में नहाने के लिए आता है। ऐसी कोई भी ट्रिक है वो बनाकर आप याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही याद किया करता था। तो जब भी मुझे झेलम याद आती थी तो मैं सोचता था कि यार बटिस्टा है वो क्या है, एक तरह से झेलम नदी में नहाने जाया करता था। अतार्किक हो सकता है लेकिन दिमाग में क्या है, याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चिनाब को आश्किनी के नाम से जाना जाता था। तो मैं कैसे याद करता था कि भाई जो चिनाब है, यानी कि चुनाव है, चुनाव के समय पर क्या है, जो राजनेता हैं वो आशिकी में लिप्त हो जाते हैं, मतलब कि जनता से संपर्क स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ भी बना लो, आप कुछ भी बना लो, है ना। रावी एक लड़की है, उसमें पुरुष वाले गुण हैं, है ना, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि परुषणी के नाम से इसको जानते हैं। विपाशा व्यास है ना, विपाशा को प्यास लगी है ना, विपाशा को प्यास लगी है, तो व्यास को विपाशा के नाम से हम लोग जानते थे। कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से, मैं तो हमेशा ऐसे ही याद किया करता था। सतलज है वो क्या है, उसको सतद्रुद, अरे यार याद नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा।
ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो। इसके साथ साथ गोमती को गोमती के नाम से हम लोग जानते थे। काबुल जो नदी है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, इसको कुभा के नाम से हम लोग जानते थे। इसके बाद गंडक को हम क्या है, सदानीरा के नाम से जानते थे। और घग्गर को हम सरस्वती के नाम से हम लोग जानते थे। तो इसको आप याद कर लेना कि वैदिक काल में क्या नाम था इनका और इस समय पर क्या नाम था। ठीक है ना, कुछ भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से विद्वान थे, उनको कौन से राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था, कौन कौन से। तो कोई भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हो, है ना, कोई भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हो जो आपको याद रहे। ठीक है, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ साथ साथ में। ठीक है ना, ये प्रश्न भी मैं आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वो ऐसे पढ़ा रहा हूं कि सिर्फ क्वेश्चन जो बनेगा ना वो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो टेबल के फॉर्म में, जैसे मैं आपको किसी भी जो उसके फॉर्म में आपको मैं पढ़ा था पैराग्राफ की फॉर्म में, तो क्या है, समझने में थोड़ा सा क्या है, टिपिकल पड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे विद्वान हैं जिनको क्या है, बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने क्या है, संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में लाइक करते चलिए। ठीक है, साथ साथ में लाइक करते चलिए और फालतू के लोगों के कमेंट पर ध्यान मत दें, है ना, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो एक हेमचंद्र थे, हेमचंद्र के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जब हम मिडिएबल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम हेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अनिहालवाड़ के चालुक्य कुमारपाल जो हैं उन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया था। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने एक नागार्जुन है, नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान इंसान थे और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। जिसने भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे तो उनको मालूम होगा कि भाई ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी आया हुआ है और यह प्रश्न भी आया हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब मुझे यह बताओ कनिष्क जो है वो किस वंश का राजा था, कनिष्क जो है किस वंश का राजा था, कनिष्क किस वंश का राजा था। मुझे साथ साथ में क्या है, वंश के नाम आप बताते जाओ, साथ साथ में मुझे इनके वंश के नाम बताते जाओ। ठीक है, कनिष्क ने नागार्जुन को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध वो थे, राजा थे। इन्होंने अमर सिंह, अब बताओ अमर सिंह की रचना का नाम बताओ, अमर सिंह ने एक बहुत अच्छी रचना का निर्माण किया था, उसका नाम बताओ। एक पुलकेशिन राजा थे, अब मुझे पुलकेशिन राजा है उसके कौन से वंश से संबंध रखते थे ये मुझे बताओ। इन्होंने रवि कीर्ति को संरक्षण प्रदान किया था। इसके साथ साथ कन्नौज के यशोवर्मन थे, इन्होंने वाकपति राज को क्या नाम से संरक्षण प्रदान किया था। कन्नौज के ही यशोवर्मन थे, उन्होंने भवभूति ने किसकी रचना की थी, किस ग्रंथ की रचना की थी वो भी मुझे बताओ। समुद्रगुप्त ये भी एक बहुत महान राजा थे, है ना, समुद्रगुप्त ने हरिसेन जो है उसको क्या नाम से संरक्षण प्रदान किया था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रतिहार के महिपाल और महेंद्रपाल, इन्होंने राजशेखर, अब राजशेखर क्या क्रिएटिव काम करते थे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। हर्ष ने बाणभट्ट को संरक्षण प्रदान किया था, यह प्रश्न भी क्या है, पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ नरसिंह वर्मा पल्लव, ये दंडी है, दंडी भी पूछा जा चुका है, मतलब इसमें से हर जो टेबल में जो राजा हैं उन्होंने किसको संरक्षण प्रदान किया था, यह प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ सिंह विष्णु पल्लव हैं, उन्होंने भारवी को संरक्षण प्रदान किया था। सातवाहन के हल हैं, उन्होंने गुणाढ़ को क्या नाम से संरक्षण प्रदान किया था। राष्ट्रकूट के अमोघ वर्ष हैं, उन्होंने जिनसेन को दिया था। बंगाल के लक्ष्मण सेन हैं, इन्होंने जयदेव को दिया था। कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ हैं, इन्होंने विल्हण को दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ कन्नौज के गढ़वालों के गोविंद चंद्र थे, उन्होंने क्या है, लक्ष्मीधर को, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ कश्मीर के श्रीहर्ष ने कलहण को दिया था संरक्षण। अब मुझे यह बताओ कलहण की रचना कौन कौन सी है।
ठीक है, तो इसको आप क्या है अच्छे से याद कर लेना, विद्वान और उनके संरक्षक, इसके एक एक पॉइंट पर क्या है प्रश्न बनता जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में इसी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम है उसमें डायरेक्टली पूछ लेगा वो, ठीक है। यूपीएससी मैंने बताया, यूपीएससी बहुत चालाकी करता है और मैं आपको सवाल भी सॉल्व करवाता हूं किस तरह से वो क्वेश्चन बनाता है। एक तरफ आपको दे देगा राजा के नाम और एक तरफ आपको दे देगा किसके नाम, संरक्षित जो विद्वान है उसके नाम दे देगा। तो इसको आपको याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका समय शासन है वो माना जाता है। साथ साथ में आंसर दे दिया करो, साथ साथ में आंसर दे दिया करो, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। टेबल को आपको ध्यान में रखने के बाद आपको याद करना है। पीडीएफ आपको ही है वो पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ है वो दे दूंगा। 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, शायद 6वां लेक्चर हमारा ये, तो 1 से लेकर 6 लेक्चर तक मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है ना। टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व इसकी समय अवधि है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आते आते समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये विभाजन नहीं हुआ था। इसके साथ साथ ही इसके पहले विभाजन था, वो कौन सा विभाजन था, आर्य और अनार्य, ठीक है ना, आर्य एवं दास, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आर्य और अनार्य के बीच में भी क्या है एक तरह से संबंध स्थापित हुए। तो उनसे जो संतानें पैदा हुई, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी वर्ण व्यवस्था बन गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। सभी 3 उच्च वर्ण एक जैसे रंग रूप बोलते थे, रूप वाले थे। वे द्विज पुनः जन्म के रूप में जाने जाते थे। चौथा वर्ण पवित्र धागे के समारोह से वंचित था और इस कारणवश शूद्र के ऊपर अयोग्यता का आरोपण शुरू हो गया, ठीक है। सभी जो 3 उच्च वर्ण के लोग थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो एक रंग रूप वाले हुआ करते थे। इनको द्विज के नाम से जाना जाता था। और चौथा जो वर्ण था हमारा, जो जनेऊ नहीं पहन सकता था, इसको हम क्या है शूद्र के नाम से जानते थे, ठीक है ना। इस पे बहुत सारी अयोग्यताएं थोप दी जाती थी कि शूद्र जो है उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको हथियार रखने का क्या है अधिकार नहीं है, और उसके साथ साथ उसको धन रखने का भी अधिकार नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, धन नहीं इकट्ठा करेगा और ना ही क्या है वो हथियार रखेगा, तो आप मुझे बताओ शूद्र जो हैं कभी ऊपर उठ पाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ठीक है ना। तो शूद्रों पर बहुत सारी जो अयोग्यता हैं वो आरोपित कर दी। हथियार नहीं रखोगे, शिक्षा नहीं लोगे और इसके साथ साथ क्या है धन संग्रहण नहीं करोगे। हथियार, शिक्षा और धन से ही आदमी क्या है समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करता है, ठीक है। शूद्रों के लिए समाज में बुरी स्थिति कायम हो गई थी। वे दूसरों के नौकर कहे जाने लगे। समझ में आया। शूद्रों की स्थिति इस समय पर यानी उत्तर वैदिक काल पर अत्यंत दयनीय हुआ करती थी, ठीक है। साथ साथ में लाइक करते जाओ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ नामक अनुष्ठान होता था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में कि राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ हुआ करता था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप इसको याद कर लेना फैक्ट के रूप में अच्छे से कि राजा का जब राज्य अभिषेक होता था, जैसे कि मैं बात करता हूं कि पिता की गद्दी जब बेटे को दी जाती थी उसको बोलते हैं राज्याभिषेक, या फिर कोई नया क्षेत्र राजा के द्वारा जीता जाता था तब उसका राज्याभिषेक होता था तो उसे भी राज्याभिषेक बोलते हैं। तब राजसूय यज्ञ नामक अनुष्ठान होया करता था। और इसकी विशेषता क्या है, साधारणतः स्त्रियों को निम्न स्थिति प्रदान की गई थी। वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में क्या था, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, आप मुझे बताओ वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी।
उत्तर वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई, निम्न हो गई। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। आगे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सांख्य। उत्तर वैदिक काल का सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति प्रथम तत्व है। ठीक है, सबसे वैदिक काल का जो सांख्य दर्शन है, वैदिक काल का जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। मैंने आपको दर्शन पढ़ाए थे ना, मैंने आपको देखो दर्शन पढ़ाए थे, ये हमारे दर्शन थे, ये हमारे दर्शन थे। न्याय दर्शन, अक्षपद गौतम, विशेषिक दर्शन, महर्षि गणाद, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, योग दर्शन, पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा ये बदरायण ऋषि। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन है वो अत्यंत पुराना दर्शन कहलाया जाता है। ठीक है, और इसमें कहा था कि जो हमारी पूरी पृथ्वी बनी है वो क्या है, इसके मूल तत्व हैं जो 25 हैं। ठीक है, हम मूल तत्व के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दार्शनिक बातें हो जाएंगी। आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप हमेशा याद रखो कि सांख्य दर्शन है वो सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। ये मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष को मानता है। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से इस संसार का निर्माण हुआ है। प्रकृति और पुरुष जब सानिध्य में आते हैं तब जाकर संसार का निर्माण होता है, ऐसा इनका दर्शन है। लेकिन दर्शन शास्त्र में हम लोग नहीं जाते हुए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो नाम है वो अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के नाम से है। साथ साथ में लाइक करते जाओ, है ना। कुछ बच्चे जो हैं जो जलते जाते हैं, दूसरे चैनल के होते हैं, वो डिसलाइक करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, आलोचना भी जरूरी है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम या जीवन के 4 चरणों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में ही ये जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यानी उत्तर वैदिक काल में ही जो आश्रम व्यवस्था है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन, यानी कि विद्यार्थी जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ठीक है, इसमें इस समय में यानी ब्रह्मचर्य में बहुत सारी जो पाबंदियां हैं वो जीवन पर लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मचर्य का मुझे टाइम बताओ, ब्रह्मचर्य का मुझे टाइम बताओ, कितने से कितने काल में ब्रह्मचर्य जो होता है वो होता है। ठीक है, मैंने आपकी फिलॉसफी की क्लास ली थी, तब फिलॉसफी की क्लास में मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था। कितने से कितने वर्ष का काल जो होता है ब्रह्मचर्य का होता है, कितने से कितने काल का वर्ष गृहस्थ का होता है, कितने से कितने काल का वर्ष वानप्रस्थ का होता है, कितने से कितने काल का वर्ष सन्यास का होता है। यह मैं आपको फिलॉसफी में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं दोबारा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा आपको डिटेल में ना बताते हुए आपको कम बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का संबंध विद्यार्थी जीवन से था, गृहस्थ का संबंध घर का स्वामी यानी घर से था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन में जो हम शिक्षा ग्रहण करके आए हैं उसका क्रियान्वयन किसमें होता है, गृहस्थ में होता है। इसके बाद वानप्रस्थ की स्थिति आती है। वानप्रस्थ में क्या होता है, आंशिक जीवन वो गृहस्थ के साथ जीता है और वो सन्यास की ओर उन्मुख होता है, यानी घर में रहते हुए वो क्या है, थोड़ा थोड़ा घर से दूर जाता है और क्या है, सन्यास को धारण कर लेता है ना। इसमें घर का और सन्यास का मिश्रित रूप पाया जाता है। इसके साथ साथ लास्ट जो होता है हमारा, ये होता है सन्यास। इसमें सन्यास में पूर्ण रूप से संसार से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से सांसारिक जो हमारा जीवन होता है, घर से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं, हमें मोह माया से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को सन्यास हम लोग बोलते हैं। सन्यास जो होता है कुछ सदैह सन्यास होता है और एक विधेय सन्यास होता है। सदैह सन्यास का मतलब ये होता है कि देह रहते हुए हम लोगों को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ऐसा मानना था वो माधवाचार्य का और शंकराचार्य का ऐसा मानना था। और साथ साथ में विधेय मुक्ति ये होती है कि जब इंसान की जो क्या नाम से जो शरीर है, जब शरीर नष्ट हो जाता है उसके बाद हमें विधेय मुक्ति जो यानी कि सन्यास जो मोक्ष की प्राप्ति हमें मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आदि का निर्माण हुआ। ठीक है,
उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यक्ति के कार्य व व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ठीक है ना, वर्ण जो है वो जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया। आपको पता है गीता में लिखा हुआ है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होगी। आज जो शूद्र हैं जो बॉर्डर में काम कर रहे हैं तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, क्योंकि उसका जो काम है वो क्षत्रिय वाला काम है। ठीक है ना, आज अगर क्षत्रिय जो है अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसको वैश्य कहा जाएगा, ऐसा कहा गया था गीता के अनुसार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो है एक तरह से जन्म आधारित बन गई। ठीक है, यह भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। आगे से हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की रचना के संदर्भ में विभिन्न मत के ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो बहुत सारे जो थिंकर हैं उनमें क्या है थोड़ी सी मत भिन्नता थी। तो अक्सर बच्चे भी हैं वो ये बोलते रहते हैं कि सर ऋग्वेद की रचना इस टाइम पर हुई, इस किताब में ये लिखा हुआ था, इस किताब में ये लिखा हुआ था, इस किताब में ये लिखा हुआ था। तो समय काल जो है वो आपको कभी कभी क्या है अलग अलग मिल जाएगा। तो बच्चे क्या है आपस में बहस करते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। मैक्स मूलर के अनुसार जो किताब होगी उसमें 1200 से 1800 ईसा पूर्व लिखा होगा। बाल गंगाधर तिलक है वो 600 ईसा पूर्व इसको मानते हैं। जैकोबी है वो 3000 ईसा पूर्व इसको मानते हैं। और विंटर नित्य जो है ये पाश्चात्य दार्शनिक हैं, ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व मानते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण यानी कि 12 रत्नीज। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखो निर्वाण जो होता है वो मोक्ष होता है, निर्वाण जो होता है वो मोक्ष होता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहते हैं और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, होता दोनों का मतलब मोक्ष ही है। तो ये थे शतपथ ब्राह्मण। मैंने आपको बताया था ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण जो है उनका निर्माण किया गया था। मैंने आपको पहले भी ब्राह्मण बताए थे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्योंकि वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, इसलिए क्या है ब्राह्मणों का निर्माण किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका निर्माण किया गया था। मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसके बारे में भी आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 12 रत्न हैं उनको बताया गया है। एक तो है युवराज। युवराज का मतलब आप सभी जानते हैं पागलगल। ये पागलपन नहीं है, ये पालगल है। ये पालगल है। ये है पालगल। ठीक है, ये राजा का मित्र या विदूषक का पूर्वज हो सकता है, यानी राजा के मित्र को पालगल बोल सकते हैं, या फिर जो विदूषक यानी कि राजा सजेशन लेने के लिए किसी विद्वान को अपने यहां पर रखता था तो विदूषक का पूर्वज यानी विदूषक का जो पूर्वज है उसको भी पालगल के नाम से हम लोग जानते थे। सूत जो है, सूत को हम सारथी के नाम से जानते थे। छत्र को हम प्रतिहारी के बारे में नाम से जानते थे। ठीक है, राजा का तो आप समझते ही हो राजा क्या होता है। भाग दूध इसको बोलते थे कर संग्रह करने वाला। सेनानी को तो आप सभी लोग जानते हैं, समझ जाएंगे, सेनापति को बोलते हैं। महिषी यानी कि पटरानी। ग्रामणी यानी लड़ने वाला दल का नेता। ग्रामणी आप ये मत समझना कि ग्रामणी नाम है तो गांव का एक समूह होगा या फिर गांव का एक व्यक्ति होगा। ये जो शब्दावली है ये अक्सर पूछ ली जाती है। पुरोहित क्या है, पुरोहित मंत्री होते हैं, पुरोहित मंत्री कहलाए जाते थे। मैं आपको बता देता हूं कि गुप्त काल में भी ऐसी शब्दावली आपको मिलेगी प्रशासन की, इसी प्रकार से मौर्य काल में आपको शब्दावली मिलेगी, इसी प्रकार से सल्तनत काल में मिलेगी, इसी प्रकार से मुगल काल में आपको मिलेगी। तो सभी शब्दावली को आपको प्रशासनिक शब्दावली है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद संग्रहीता है, कोषाध्यक्ष और अक्षावाप ये है पासा खेल में राजा का सहयोग करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो शब्दावली है इन शब्दावली के माध्यम से हमने समझ लिया कि इन शब्दावली का अर्थ क्या होता है। यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। आस्तिक
आस्तिक होते हैं भगवान को मानने वाले और नास्तिक होते हैं भगवान को नहीं मानने वाले। आस्तिक होते हैं, चलो ठीक है, हमने ये शब्दावली के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, शब्दावली के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक शब्दावली थी उसको किस नाम से हम लोग जानते थे, ये हमने बात कर ली। आपको हर उसमें प्रशासनिक शब्दावली मिलेगी हर काल में, गुप्त काल में मिलेगी, मौर्य काल में मिलेगी, सल्तनत काल में मिलेगी आपको, और इसके साथ साथ क्या है, मुगल काल में, और आपको ब्रिटिशर्स काल में भी आपको बहुत सारी जो शब्दावली हैं उससे आपका पाला पड़ जाएगा। ठीक है, विवाह के विभिन्न प्रकार हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से विवाह थे वो प्रचलित थे। ठीक है, एक था हमारा असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह, एक था गंधर्व विवाह, एक था ब्रह्म विवाह, एक था देव विवाह, ठीक है, एक था अर्श विवाह, एक था प्रजापति, ठीक है ना, एक था पिशाच और एक था राक्षस। ठीक है, ये हम विवाह की बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से विवाह थे वो प्रचलित थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया है। असुर की बात करते हैं। असुर विवाह किस प्रकार का होता है, इसमें कन्या को खरीदकर किया गया विवाह होता है, यानी कन्या को पैसे देकर खरीद लिया और उससे विवाह कर लिया, इसको बोलते हैं असुर विवाह। ठीक है, सोसाइटी में आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूं उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। एक होता है गंधर्व विवाह, इसमें हम बात करते हैं दो पक्षों की स्वीकृति से प्राय गुप्त रूप से किया गया विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह का विशेष उदाहरण स्वयंवर या स्वेच्छा से चयनित पात्र से विवाह किया है, यानी कि आपने मतलब लड़का भी राजी है और लड़की भी राजी है, आपस में क्या है, इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गंधर्व विवाह। आज के समय में गंधर्व विवाह को क्या क्या बोलते हैं, मुझे बताओ आप, आज के समय में गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्म विवाह की। कन्या पक्ष के द्वारा उपयुक्त दहेज देकर कन्या के उसी वर्ण के पुरुष के साथ वैदिक संस्कार और अनुष्ठान के साथ किया गया विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता है, कन्या पक्ष के द्वारा उपयुक्त दहेज देकर कन्या के उसी वर्ण के पुरुष के साथ वैदिक संस्कार और अनुष्ठान के साथ किया गया विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह। यानी कि आज के समय पर जो विवाह प्रचलित है हम उसकी बात कर रहे हैं। कन्या पक्ष दहेज दे रहा है और विभिन्न अनुष्ठान और संस्कार के साथ क्या है, विवाह संपन्न हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, एक होता है देव विवाह। पिता अपनी पुत्री को यज्ञीय पुरोहित को शुल्क या दक्षिणा के रूप में दे तो ऐसे विवाह को देव विवाह कहते हैं। यानी कि जो पिता है, जैसे पुजारी है, कोई हमारे क्या है यज्ञ करने के लिए आता है और उस यज्ञ को क्या है दक्षिणा के रूप में अगर कोई पिता अपनी पुत्री देता है तो इसको हम बोलते हैं देव विवाह। ठीक है ना, यानी कि पुजारी के साथ में विवाह करवा दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यह है हमारा अर्श विवाह। कौन सा है ये हमारा अर्श विवाह? ये हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अब इसके बाद आता है हमारा अर्श विवाह। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने ये विवाह पढ़े थे, मुझे बताओ कमेंट करके, इसके पहले आपने कोई विवाह पढ़े थे, आपको पता था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं उत्तर वैदिक काल में? अर्श, प्रजापति, पिशाच, राक्षस या फिर असुर, गंधर्व, ब्रह्म, देव, आपने पढ़े थे इससे पहले? ठीक है, पढ़े हो तो मुझे यस और नो में आंसर दें, देखते हैं कौन से ऐसे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये आंसर पढ़े हैं। अर्श की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अर्श वधू की कीमत के रूप में एक गाय या बैल दिया जाता था, यानी कि इसमें दहेज के रूप में क्या है, गाय या बैल दे दिया, इसको हम बोल रहे हैं अर्श। ठीक है,
गाय या बैल दे दिया किसके रूप में, दहेज के रूप में, वधू की कीमत के रूप में दे दिया एक गाय और बैल, ठीक है ना, गाय और बैल दे दी और उससे वधू ले ली वधू की कीमत के रूप में, ठीक है ना। प्रजापति, प्रजापति क्या होता है, दहेज या वधू की कीमत के लिए बिना किया गया विवाह, ठीक है ना। प्रजापति विवाह में क्या है कि वधू की जो कीमत है वो नहीं दी गई है, दहेज नहीं दिया गया है, ठीक है ना, नहीं लिया गया है, दहेज नहीं लिया गया है, वधू की कीमत नहीं ली गई है, इसको बोलते हैं हम प्रजापति विवाह, ठीक है। तो आज के समय पर यह प्रजापति विवाह है उसको प्रचलित होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना दहेज के विवाह पहले भी प्रचलित नहीं था, पहले भी बिना दहेज के विवाह है वो प्रचलित थे। इसके साथ आता है ये पिशाच विवाह। देखते हैं पिशाच विवाह क्या बोलता है। यदि एक लड़की का सतित्व हरण उस समय किया गया हो जब वह निद्रा में हो या मानसिक रूप से विकसित हो या नशे में हो, यानी कि पिशाच विवाह में आप ये मान लो, पिशाच विवाह में आप ये मान लो कि जिस तरह से रावण ने सीता माता का हरण किया था उसी को हम क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि निद्रा में हो या फिर वो लड़की पागल हो उसको उठाकर ले जाया जाए और उससे विवाह क्या है, रचा लिया जाए। इसके साथ साथ राक्षस विवाह क्या होता है, कन्या लड़की से विवाह उसे पकड़कर या कैद में रखकर करना, ठीक है ना। लड़की को पकड़ लिया, कैद कर लिया और उससे विवाह कर लिया, इसको हम बोलते हैं राक्षस विवाह, ठीक है ना। अक्सर क्या है, अक्सर क्या है, जो राजा युद्ध में जीता करते थे कोई भी क्षेत्र, तो वहां की जो कन्याएं थी उनको बंदी बना लिया करते थे और बंदी बनाकर जो अच्छी लड़की होती थी, है ना, लायक जो होती थी, तो उससे विवाह संपन्न कर लिया जाता था, तो इसको हम राक्षस विवाह। इस प्रकार से आपने सभी जो विवाह हैं उसके बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, कौन कौन से विवाह यहां पर प्रचलित थे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हमने विवाह के बारे में बात कर लिया, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और इसके बाद अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है ना, यानी कि सर्वोच्च स्थान किसका था, आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किसका था, इंद्र का था, शिवपति का था या फिर प्रजापति का था, तो आप बता देना कि भाई इसका जो है प्रजापति यानी कि ब्रह्मा का सबसे सर्वोच्च स्थान था। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल से प्रचलित में आई, ठीक है। गोत्र जो होता है, गोत्र का मतलब बहुत सारे चीजें होती हैं, गोत्र का मतलब एक गांव का होता है या फिर क्या है, गाय का एक समूह होता है, मतलब हर एक ने गोत्र का अलग अलग क्या है, एक तरह से अर्थ निकाला है, ठीक है ना। तो गोत्र नामक जो ये संस्था आई है ना, ये उत्तर वैदिक काल में ही आई थी। इसके बाद हम महाजनपद की बात करेंगे, महाजनपद की बात करेंगे, कौन कौन से महाजनपद थे, ठीक है। एक हमारा प्रश्न रह गया है, हम सिंधु कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए, सिंधु कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए, ये आपके लिए प्रश्न है। कल मैं आपको इसको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। हमारा महाजनपद काल है वो रह चुका है, महाजनपद, इसकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र, ठीक है। ये आपसे क्या है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताओ गांधार की राजधानी कहां पर थी, ये तक्षशिला में थी, और क्या है वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान में जो गांधार क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या फिर इंडिया का मैप आपके लिए बना दिया जाएगा यूपीएससी में, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गांधार कौन से नंबर पर है, कंबोज कौन से नंबर पर है, वत्स कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी राजधानी भी और इसका वर्तमान समय में इसका कहां पर इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि टेलीग्राम
टेलीग्राम की लिंक इस जो वीडियो है उसकी लिंक नीचे दे रखी है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके लिए क्या है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लोगे तो वैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो वो लिंक आपको टेलीग्राम जो ऐप है उस पर खोलनी है। उसके खोलने के बाद अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आराम से आपका जो ये है चैनल ज्वाइन हो जाएगा। उसमें सारे लेक्चर डलते हैं जो लेक्चर होते हैं, और जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा इसको बीच में से, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे पेपर 4 से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं, मेंस के दृष्टिकोण से डिस्कस करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि प्री में तो आता नहीं है पेपर 4, है ना। तो हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो गए हैं। अब पेपर 4 की बारी आने वाली है। तो 9 बजे मिलना, सोना बिल्कुल भी मत, ठीक है। सोने वाले तो अक्सर सोते रहते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।